व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में बिलोंग करेंगे, मगर उसका दो क्वेश्चंस आज करेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी माना जाता है। और ये दो क्वेश्चंस अगर हम लोग ठीक से कर लेते हैं तो आगे में जब हम लोग कॉम्प्यूटेशंस ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे तब हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा इजी महसूस होगा। ये हम एश्योरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लें। पहला पार्ट है वैकेंसी पीरियड। अगर वैकेंसी पीरियड रहता है तो हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के टाइम में क्या चेंजेस होता है, पहला। और दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। तो ये दो काम आज हम लोग करेंगे, दो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले बोल दे कि वैकेंसी पीरियड क्या होता है। वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी मंथ में, कोई भी कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए टेनेंट उस टाइम पे नहीं था, यानी कि वो घर लेटिंग के लिए एडवर्टाइज तो किया गया था मगर उस टाइम पे टेनेंट नहीं आया था, कि उस टाइम पे लेटिंग नहीं था। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 अप्रैल 2019 में, दैट इज अ प्रीवियस ईयर ऑफ 2020 एंड 21, सो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल 2019 में होर्डिंग क्या एडवर्टाइज किया है कि मुझको ये घर को लेटिंग में देना है, भाड़े पे देना है, तो ऑब्वियस का बात है कि उसी दिन टेनेंट आएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अगर हुआ तो अच्छी बात है, पूरा 12 महीना का हमको रेंट मिलेगा। मगर अगर टेनेंट आया 2 महीना के बाद, के 1 महीना के बाद, के 1.5 मंथ के बाद, तो मुझको उसी दिन से रेंट मिलना स्टार्ट होगा। हम तो उसको बोल नहीं सकते कि भाई मुझको 12 महीना का रेंट दो। मगर रेंट कलेक्शंस जो होगा वो हो सकता है कि 10 मंथ का हो, कि 11 मंथ का हो, कि 10.5 मंथ का हो। बट फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, ये तीनों वैल्यू तो 12 मंथ का ही रहेगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यू में कोई वैकेंसी का तो बात नहीं होता है। तो ऑब्वियस का बात है कि इसमें हम लोग का वैकेंसी का पार्ट होता है एआरआर में, मगर बाकी तीनों में वैकेंसी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ चेंजेस, कुछ जो स्टेप था, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सम्स यहाँ पर तैयार किए, देख सकते हो। म्यूनिसिपल वैल्यू 1000, 1500, 900, 1900 एंड 2200। फेयर रेंट 1500, 1800, 1800 एंड 2300। एसआर 900। इन ए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वो घर स्टैंडर्ड रेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाउस 3 में 2000 है, हाउस 4 में एसआर है 2100। ARR 850, 1500, 2100 and 1200. Vacancy period 1 month, 2 month, 1.5 month and 2.5 month and 1.5 month। ये हमने कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने सम्स को दिए। अभी हम लोग वैकेंसी पीरियड लेके ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे, ठीक है। सो बात ये है कि हम लोग नॉर्मल जो कैलकुलेशंस जानते हैं वो सर ये है कि म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिच इज हायर, दैट इज 1500, ठीक है। 1500 हो गया। फिर 1500 एंड स्टेप 2 के साथ एसआर यानी कि 900 है सर, तो ये 900 मेरा स्टेप 2 का आंसर होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। और 900 एंड स्टेप 3 एआरआर व्हिच इज हायर, एमवी एंड एफआर व्हिच इज हायर। फर्स्ट स्टेप का आंसर एंड आल्सो सेकंड स्टेप का जो एसआर होता है व्हिच इज लोअर देन जो सेकंड स्टेप का आंसर होता है उसके साथ एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिच इज हायर, यानी कि बड़ा छोटा बड़ा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 850 हम लोग को आंसर आना चाहिए, सॉरी 900 हम लोग को आंसर आना चाहिए। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट है, दैट इज अ 1 मंथ वैकेंट। 1 मंथ वैकेंट का मतलब ये हुआ कि 1 महीना हमको रेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मुझको रेंट कैसे पे करेगा, उस टाइम पे तो वो था ही नहीं। तो अगर वो उस टाइम पे था ही नहीं तो हम उससे भी रेंट नहीं ले सकते। मगर प्रॉब्लम ये है कि बाकी ये जो 3 वैल्यू है ये 12 मंथ का है। तो अगर ये 12 मंथ का है और ये मेरा 850 जो है वो मेरा 11 मंथ का है, सो 12 मंथ के साथ 11 मंथ का अगर हम लोग
चेकिंग करने चाहे तो कौन बड़ा होगा? हमेशा 12 मंथ। तो ये जो हम लोग जस्टिफिकेशंस करेंगे, जो चेकिंग करेंगे, जो डिफरेंस देखेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि ARR हमेशा छोटा ही होगा ड्यू टू ओनली वैकेंसी। सही। तो इस सिचुएशन में जब वैकेंसी रहेगा, इस सिचुएशन में ARR को चेक करके देखो कि अगर वो 12 मंथ के लिए मिलता, ये तो अभी मिला है 11 मंथ के लिए, अगर ये 12 मंथ के लिए मिलता तो क्या ये हायर देन ऑफ 900 होता कि इससे छोटा ही होता? एक बार करके देखें। 850 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 11, क्योंकि 11 मंथ के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 मंथ के लिए हमको चाहिए, तो 850 इंटू 12 डिवाइडेड 11 यानी कि आ रहा है 927। अब सोच के देखो 927 यानी कि ये 850 जो है ये मिलना चाहिए था 927 अगर ये 12 मंथ के लिए मिलता, तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ड्यू टू ओनली वैकेंसी के लिए ये मुझको कम मिल रहा है। सो अगर ये वैकेंसी के लिए ही कम मिल रहा है, सो उस टाइम पे हम लोग को रूल्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड जो छोटा अमाउंट है, जो लोएस्ट अमाउंट है, वही लोएस्ट अमाउंट को हम लोग को एज ए GAV मानना पड़ेगा। बात समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन है जगह, फिर भी हम फिर से बोल रहे हैं, अगर हम लोग का सेकेंड स्टेप का आंसर ARR से हायर देन हो रहा है वैकेंसी के बाद भी, सेकेंड स्टेप का आंसर हायर देन हो रहा है ARR से वैकेंसी करने के बाद भी, तो जाके उस टाइम पे हम लोग को जो रूल्स है हायर देन, लोअर देन एंड हायर देन, उस टाइम पे वही फॉलो होगा। मगर अगर सेकेंड स्टेप 12 महीना सेकेंड स्टेप का आंसर जो आ रहा है और ARR जो है वो ARR अगर वैकेंसी में है तो वो ARR को पहले 12 मंथ में कन्वर्ट करके देखो। अगर ये 12 मंथ कन्वर्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप के आंसर से ARR हायर हो रहा है, तो जो ARR एक्चुअली तुमको मिला लोएस्ट अमाउंट, वही लोएस्ट अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर से और एक घर दिखा रहे तो शायद तुम लोग समझ पाओगे। पहले देखो 1500 एंड 1800, तो 1800 होगा, फिर 1800 और इसमें तो है ही नहीं तो 1800 ही होगा सेकंड स्टेप में भी। नाउ 1800 एंड 1500, सर 1800 आंसर होगा, बट 2 मंथ का फिर से वैकेंसी। तो अब क्या करना होगा? अब हमको एक बार फिर से 1500 जो मुझको मिला वो कितना मंथ के लिए मिला होगा? 10 मंथ के लिए, क्योंकि 2 मंथ तो वैकेंसी था। तो ये 1500 जो मिला वो 10 मंथ के लिए, तो 12 मंथ के लिए कितना होता है? आओ देखें। कैसे होगा? 1500 इंटू 12, क्योंकि 12 में हमको कन्वर्शन करना है, डिवाइडेड 10, तो कितना होगा? 150 इंटू 12 यानी कि ऑल्सो 1800। अब ये अगर पूरा साल भी मिलता तो मुझको ये 1800 ही मिलता, 1800 ही मिलता। सही। अगर 12 महीना ही मिलता, वैकेंसी नहीं होता, तो मुझको रेंट कलेक्शंस कितना होता? 1800, और यहाँ पर भी 1800 है। अब तो ये तो स्प्लिट पॉइंट में आ गया, मतलब इसमें तो कोई चेंजेस का बात ही नहीं है। तो हम लोग इस सिचुएशन में किसको लेंगे? ऑब्वियसली लोएस्ट ARR को। लोएस्ट ARR कितना है? 1500, यानी कि इस सिचुएशन में भी 1500 आंसर होगा। सर 1800 क्यों नहीं हुआ? किसी का मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर 1800 तो हम लोग निकाले 12 महीना का। भाई 1800 निकाले इसलिए क्योंकि हमको चेक करना था, एक्चुअली का 1800 हमको मिला नहीं। तो सर क्यों हम 1500 को ले रहे? एक्चुअली तो नहीं मिला, because of due to only vacancy, if the ARR lowest from the second step answer, then check out the 12 month calculations, and if the ARR will be greater than of the second step answer, then the lowest amount of the ARR will be taken as the GAV, gross annual value. Okay, चलो नेक्स्ट को देखते हैं। 1900 and 1800, so it will be 1900 first step answer, 1900 and 2000 ऐसा
तो also are 1900 क्योंकि which is lower. Now 1900 and 2100, बट सर यहाँ पर भी तो वैकेंसी है, बट यहाँ पर वैकेंसी होने के बाद भी ARR मुझको ज्यादा ही मिला, तो हमको क्यों चेक करना, हमको चेक करके भी तो ज्यादा ही आएगा और वैसे भी ज्यादा ही है, तो इस सिचुएशन में हमको चेक करने का दरकार नहीं है। नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि 2100 ही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी ग्रेटर देन है, सो ऑब्वियसली हमको 12 मंथ करने के बाद भी ये और भी ग्रेटर देन हो जाएगा, तो करके क्या फायदा। ओके, नाउ फोर्थ हाउस 2200 एंड 2300, तो आंसर विल बी 2300, ठीक है। 2300 एंड 2100, तो आंसर विल बी 2100 is that which is lower, and 2100 and 1200 sorry 1200, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते कि 2100 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी पीरियड है 1.5 मंथ, तो यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे होगा। 1.5 मंथ का अगर हमको वैकेंसी है तो हमको कितना महीना के लिए मिला होगा, हमको 10.5 मंथ के लिए मिला होगा। कैसे निकालेंगे सर, 12 महीना मतलब 12 से अगर 1.5 को माइनस कर दोगे तो 10.5 होगा, तो यहाँ पर ये जो 1200 है वो कितना महीना को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 10.5 मंथ को, और हमको कितना महीना का चेक करना है, 12 मंथ का, तो देखो 1200 into 12 डिवाइडेड 10.5, सो आ रहा है 1371। अब देखो यहाँ पर ये 1200 की जगह में कितना मिलना चाहिए था, 1371। सो ऑब्वियस का बात है कि अगर हमको 12 महीना का पूरा फुलफिल मिल भी जाता तब भी ये अमाउंट मेरे से सेकेंड स्टेप से आंसर छोटा ही होता, क्योंकि मुझको पूरा 12 महीना का मिलने के बाद कितना मिल रहा है, 1371 रुपए, और सेकेंड स्टेप का आंसर क्या है सर, 2100, तो क्या ये 1371 2100 को कवर दे रहा है, क्या 2100 से ग्रेटर देन हो रहा है, नो सर। तो इस सिचुएशन में ड्यू टू ओनली वैकेंसी माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं भी होता तब भी तो तुम कम ही मिलता तुमको। अगर वैकेंसी हुआ है, ठीक है, तुम रो रहे हो वैकेंसी है, चलो एक बार देख ले कि 12 महीना का मिलता तो कितना मिलता, ठीक है। अब 12 महीना का जब मिला तब मुझको देखने में आ रहा है कि 1371, मान लो कि 1400, मान लो कि 1400, फिर भी तो तुम्हारा 2100 से कम ही आ रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम क्या कैसे चिल्ला के बोलोगे कि मेरा वैकेंसी था इसलिए हमको कम मिल रहा है, क्योंकि वैकेंसी नहीं भी होता तब भी तो तुमको कम ही मिलता। तो इस सिचुएशन में वो लॉजिक यूज नहीं होगा जो ड्यू टू ओनली वैकेंसी के कारण छोटा को हम लोग ARR ले सकते हैं, मतलब एज ए गैप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2100, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं है वैकेंसी का, वैकेंसी होने के बाद भी हमको ज्यादा नहीं मिल रहा था, हमको कम ही मिल रहा था। बात समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर और एक समझ भी करेंगे, फिर हम लोग नेट एनुअल वैल्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ये भी वैकेंसी पीरियड का ही सम्स है। क्या बोल रहा है देखो, SP द ओनर ऑफ द 2 houses एंड कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 2 घर दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू इतना इतना। अच्छा, पहले हम उठाते हैं, क्या क्या बोला है उसको उठाते रहे। सो हाउस 1 एंड हाउस 2 म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 36,000। सो 36,000 एंड इसका दिया है 20,000। ओके, नाउ एफआर दिया है 37,500 एंड 18,000। SR 25,000 and 14,000. ARR 23,600 and 18,000। और वैकेंसी पीरियड है, वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ का, और यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, और अनरियलाइज्ड रेंट है
यहाँ पर नील और यहाँ पर 2500 का, ये हम लोग का साम्स है। अब बहुत अच्छा से समझना कि सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना चाहिए, हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू एंड एफआर विच इज हायर, म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000, ठीक है। फिर 36,000 and 25,000 SR which is lower, that is 25,000. Now 25,000 and 23,600 सर 25,000, बट यहाँ पर वैकेंसी फिर से है, तो ये जो 23,600 मिला है ये कितना महीना के लिए मिला होगा, ये 10 मंथ के लिए मिला होगा, क्योंकि 2 मंथ तो वैकेंसी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमको चेक करके एक बार देखना चाहिए कि 23,600 अगर 12 महीना के लिए मिलता तो मुझको कितना मिलता है, यानी कि 12/10, तो कितना हो रहा है 23,600 इंटू 12 डिवाइडेड 10, तो मिलता मुझको 28,320। तो यहाँ यानी कि ये 23,000 की जगह में मेरा होता 28,320, सही है, 28,320। तो अब सोच के देखो 25,000 और 28,000 विच है सर 28,000, सही, यानी कि 28,000 हमको मिल सकता था, ड्यू टू ओनली वैकेंसी हमको ये कम अमाउंट मिला। तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर, जो हमको कम मिला वही मेरा GAV हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस घर में आए तो 20,000 and 18,000 that is 20,000, 20,000 and 14,000 that is also 14,000, 14,000 and 18,000 वैकेंसी तो नहीं है और वैसे भी बड़ा ही है, वैकेंसी होता भी तब भी ये ARR देख लो 18,000 है तो बड़ा ही है, तो हमको 18,000 ही सर करना है। सर UR का तो कुछ काम ही नहीं किया आप, UR जो अनवेरियस रेंट है, आपने तो बोला था कि जब हम लोग कंप्यूट द रेंट रिसीव करेंगे ARR एक्चुअल रेंट रिसीव, उस टाइम पे तो UR एंड VP हमको लेस करना था। सोच के देखो, रिसीट, ये दो वर्ड को याद रखना, रिसीट एंड रिसीवेबल, रिसीट एंड रिसीवेबल, दो वर्ड में डिफरेंस है। रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो हमको मिलने वाला है, यानी कि एनुअल रेंट, और रिसीव का मतलब होता है जो मुझको मिल चुका है एनुअली, यानी कि जब मुझको रिसीट दिया है ARR एक्चुअल रेंट रिसीव, तभी ARR से ARR कंप्यूट करने के टाइम पे हमने UR एंड VP को माइनस करके ही तो निकाला होगा। जो मुझको नहीं मिला वो कैसे हम बोल सकते कि रिसीट हुआ, वो तो माइनस करके ही रिसीट हुआ होगा। मगर जब रिसीवेबल बोलता है यानी कि हमको मिलने वाला है, तब ऑब्वियस का बात है कि उस टाइम पे मुझको UR एंड VP दोनों को ही माइनस करना होगा। बात समझ में आया? सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर रिसीट बोला है तो हमको VP और UR दोनों ही लेस करना नहीं होगा। हाँ, VP को कैलकुलेट करके ये 12 मंथ में एक बार कैलकुलेट करके देखना होगा कि हमको ज्यादा मिला कि कम मिला, वो बात है। मगर देखो इस सिचुएशन में भी हम लोग कुछ VP को माइनस नहीं कर रहे, VP को माइनस नहीं किया, VP को जस्ट कैलकुलेट करके देखना चाहे कि हमको अगर 12 मंथ का मिलता है तो कितना मिल सकता था, सही। तो ये बात था VP के लिए, और ये दिमाग में तुम लोग सेट कर लो कि VP का साम्स यानी कि वैकेंसी पीरियड लेके हम लोग को साम्स आएगा ही आएगा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि नेट एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल है, ग्रॉस, शायद देख भी पा रहे हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले कंप्यूट कर लिए, ठीक है, मतलब वो 3 स्टेप से, और वैकेंसी रहेगा तो अभी दिखा दिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ये टैक्स तुमको लेस करना पड़ेगा। सर किसके ऊपर वो टैक्स चार्ज करेंगे? टैक्स सिंस लिखा है म्युनिसिपल टैक्स, तो ऑब्वियसली ये म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर लेविड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख और मुझको टैक्स रेट दिया है 10%, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? दैट इज 10,000, 1 लाख ऑफ 10%, ठीक है ना, 10%। बस माइनस कर दो तो जो बचेगा दैट इज अ नेट म्युनिसिपल, बार-बार गलत हो जाए, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। बस इतना ही हम लोग को याद रखना होगा और कुछ नहीं, और उसके बाद अलग बात होता है तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तब तक पहले एग्जाम्स कर लें। तो यहाँ पर वही सिस्टम है, वही बात है,
पहले देख ले म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है सर 30,000। फिर देखो ARR दिया है, तो ऑब्वियसली म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ तो ARR का कनेक्शन नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ FR का कनेक्शन है। तो 30,000 एंड 36,000 व्हिच इज हायर 36,000, ठीक है। नाउ 36,000 एंड SR व्हिच इज लोअर सर 30,000, ये आंसर होगा 30,000, सेकंड स्टेप से। फिर 30,000 एंड 42,000 बट यहाँ पर देखो वैकेंसी था, तो वैकेंसी था तो था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर ARR एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया 42,000, तो अगर वैकेंसी हो भी रहा है तब भी तो मुझको ज्यादा मिल रहा है। सो डजंट मैटर कि मुझको 12 महीना का कितना मिलता, हमको 11 महीना का ही 42,000 मिला, तो 12 महीना का तो ज्यादा ही मिलता, तो चेक करने का कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर 42,000 हम लोग बिठा सकते हैं। ये हो गया मेरा GAV, ठीक है। दूसरा 26,000 म्यूनिसिपल वैल्यू एंड 28,000 फेयर रेंट, तो व्हिच इज हायर सर 28,000। फिर 28,000 एंड 35,000 SR व्हिच इज लोअर सर 28,000, फिर से 28,000 होगा आंसर। एंड 28,000 एंड 36,000 व्हिच इज हायर दैट इज 36,000 एंड 2 मंथ का वैकेंसी है तब भी मुझको कोई काम का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ARR हायर है। तो यहाँ पर आंसर होगा कितना 36,000, गॉट इट। देन हाउस 3 35,000 एंड FR है 30,000, तो व्हिच इज हायर 35,000। now 35,000 एंड SR है 36,000 व्हिच इज लोअर सर 35,000, क्योंकि 35 एंड 36 में व्हिच इज लोअर 35। now 35 एंड 30 सर 35 होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो फिर से वैकेंसी है, तो एक बार चेक करके देख लो, यानी कि 30,000 कितना महीना के लिए मिला होगा, 3 महीना वैकेंसी है तो 9 महीना के लिए मिला होगा, 3 मंथ एम्प्टी था, घर फांका था। तो 12 डिवाइडेड 9 करके देख लो, 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड 9 यानी कि 40,000, यानी कि अगर पूरा साल भर मिलता तो ये मुझको 30,000 की जगह में 40,000 मिल सकता था, बट नहीं मिला ड्यू टू ओनली रीजन ऑफ वैकेंसी। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर वैकेंसी के लिए छोटा है ARR तो वो छोटा को ही, वो लोएस्ट अमाउंट को ही हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा 30,000 नॉट 40,000, क्योंकि 40,000 हमको मिल सकता था, मिला नहीं है, ठीक है ना, मिल सकता था। सो अब कॉम्प्यूटेशंस ऑफ नेट एनुअल वैल्यू हम लोग को क्वेश्चंस में बोला था, तो क्या करना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर भी बोल दिया, ये कभी कभार टेनेंट भी बोल सकता है, पेड बाय टेनेंट, तो उस टाइम पे हमको टैक्स लेस करना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा ओनर अगर पे करता है तो ही ओनर को छूट मिलेगा, अगर टेनेंट उसके बिहाफ में, ओनर के बिहाफ में टेनेंट पे कर देता है तो उसको बेनिफिट ओनर को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ ग्रॉस यहां से लेस कर देंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ये पूरा लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट में लिखे मगर तुम लोग पूरा लिखना सेंटेंस में। सो किसके ऊपर क्या होगा, 10% ऑफ किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का, तो 30,000 है, 30,000 का 10% कितना होता है सर 3,000, 10% ऑफ किसका 26,000, तो क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू 26,000 है तो 26,000 ऑफ 10% कितना सर 2,600, और 15% ऑफ 35,000 कितना होता है 35 इंटू 15% सर 5,250। सो ये खाली माइनस कर दो और तुम्हारा आ जाएगा NAV नेट एनुअल वैल्यू, देखा जाए कितना होता है 5,250, कितना आ रहा है 24,750, 36,000 माइनस 2,600 33,400, और यहाँ पर हो रहा है 39,000। तो ये हो गया क्या, ये हो गया NAV नेट एनुअल वैल्यू। बस इतना ही हम लोग को एग्जाम्स में था, बस हम लोग को अगर इतना तक क्लियर कट आ जा रहा है तो बाकी जो पोर्शन है हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स कैलकुलेशन वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तक हम लोग का मेन
बोल सकते हो झमेला है, बोल सकते हो कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये बोल सकते हो। मगर इसको अगर तुम लोग ठीक से कर लिए तो बस हो गया। बाकी और जो क्वेश्चंस है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसको लगा डाला तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी झिंगा लगा, ठीक है। सो इतना ही तक आज हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे, यानी कि डिडक्शंस के ऊपर और स्टैंडर्ड डिडक्शंस इसके बाद जो होता है 24 में, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।